Hello students, in this video we are going to study NCERT class 8 history 10th chapter India after independence यानी आज़ादी के बाद भारत 15th of August 1947 के बाद भारत या इसी को बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और ये जान चुके हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हमने 1947 में इंडिपेंडेंस प्राप्त की यानी ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकाला। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि 1947 के बाद न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने मेजर चैलेंजेस कौन कौन सी थी और इंडिया ने उसको किस प्रकार फेस किया। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन यानी एक नया और विभाजित राष्ट्र, खंडित राष्ट्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन सिर्फ आज़ादी प्राप्त कर लेने से ही हमारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली नहीं थी, बल्कि इस न्यू स्टेट के सामने ढेर सारी चैलेंजेस थी जिनको इमीडिएटली फेस करना ज़रूरी था। तो उस समय इंडिया के सामने कौन कौन से मेजर और सीरियस चैलेंजेस थे उनको जान लेते हैं। सबसे पहले जो पहली चैलेंज या चुनौती थी इंडिया के सामने वो थी रेफ्यूजीज़ की यानी शरणार्थी की। ये शरणार्थी कौन थे इनको जानते हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के साथ साथ भारत का पार्टीशन यानी कि विभाजन भी हो गया। इंडिया दो पार्ट्स में, दो स्टेट्स में बट गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान का गठन एक इस्लामिक स्टेट के रूप में हुआ, जबकि इंडिया ने सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। इस पार्टीशन के कारण बड़ी संख्या में लोगों का माइग्रेशन हुआ यानी पलायन हुआ। हिंदू और सिख पॉपुलेशन को इंडिया सेफ लगा, जिसके कारण बड़ी संख्या में ये लोग अपनी एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में ही छोड़कर भारत आ गए, जबकि भारत में रह रहे बहुत सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर गए। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख से भी ज़्यादा थी। ये भारत में बने मेकशिफ्ट कैंप्स में, टेंट्स में और खुले आसमानों के नीचे रह रहे थे। इनके पास ना जॉब्स थी ना होम्स थी। यही लोग शरणार्थी कहलाते हैं। इन लोगों को उस समय जॉब्स और होम्स प्रोवाइड करवाना इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडियन यूनियन यानी भारतीय संघ में जो देसी रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं उनको मिलाना, मर्ज करवाना। देखिए ब्रिटिश इंडिया में इंडिया के कुछ रीजन्स पर ब्रिटिश डायरेक्ट शासन करते थे जिनको ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता था, जबकि कुछ रीजन्स पर वहाँ के नेटिव या लोकल रूलर्स ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस के तहत शासन करते थे। इन्हें प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतें कहते हैं। प्रिंसली स्टेट्स को आप सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन स्टेट्स के जो रूलर्स होते थे वो अंग्रेज़ों के प्रति काफ़ी वफादार होते थे। इनके कुछ मामले जैसे कि होम अफेयर्स ये लोकल रूलर्स देखते थे, जबकि फॉरेन, डिफेंस और कम्युनिकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय 550 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स भारत में थी। ब्रिटिश इंडिया का लगभग 40% रीजन प्रिंसली स्टेट्स के अधीन था, जबकि 60% रीजन जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में था वो ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाती थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इन प्रिंसली स्टेट्स को ये आज़ादी दी गई कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद वो या तो इंडिया में मर्ज हो सकते हैं या पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इन प्रिंसली स्टेट्स को परसुएड करना, मनाना भारत में मर्ज होने के लिए उस समय भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। थर्ड चैलेंज की बात कर लें, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने तीसरी चुनौती थी यहाँ एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करना जो लोगों के होप्स और एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हो। चलिए चौथी चैलेंज की बात कर लेते हैं। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने जो चौथी सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी यूनिटी की यानी एकता की।
देखिए, आज़ादी के समय भारत की आबादी लगभग 345 मिलियन के आसपास थी, लेकिन ये पॉपुलेशन आपस में डिवाइडेड थी। कुछ हाई कास्ट थे, कुछ लो कास्ट थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, सभी फेथ्स के यानी रिलीजन के लोग भारत में रहते थे। ढेर सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, इनकी ड्रेसिंग हैबिट्स अलग थी, फूडिंग हैबिट्स अलग थी, लोग डिफरेंट प्रोफेशंस में इन्वॉल्व थे। ऐसे सिचुएशन में इंडिया को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। नेशन स्टेट कहने का मतलब हो कि ऐसा स्टेट जहां पीपल कॉमन लैंग्वेज के आधार पे, कॉमन कल्चर के आधार पे आपस में यूनाइटेड हो, आपस में कनेक्टेड हो। फिफ्थ चैलेंज की बात कर लेते हैं। इंडिया के सामने जो पांचवी चुनौती थी वो थी डेवलपमेंट की, यानी विकास की। यूनिटी के साथ साथ देश का विकास भी ज़रूरी था। आज़ादी के समय ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ में रहते थे। लाइवलीहुड पूरी तरह से एग्रीकल्चर बेस्ड थी। खेती के लिए फार्मर्स और पेजेंट्स रेनफॉल पे यानी मॉनसून पर डिपेंडेंट थे। आर्टिफिशियल इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में ज़्यादा संभावना रहती थी कि बारिश के अभाव में खेती फेल भी हो सकती थी। तो खेती फेल होने के केस में विलेज के नॉन फार्म सेक्टर से जुड़े लोग जैसे बार्बर्स, कारपेंटर्स, वीवर्स, इनके सामने भी लाइवलीहुड की समस्या उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि इन लोगों का भी ऑक्यूपेशन पूरी तरह से खेती पर डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं। अर्बन एरियाज़ में फैक्ट्री वर्कर्स की स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी। फैक्ट्री वर्कर्स भीड़ भाड़ वाले गंदी बस्तियों में यानी क्राउडेड स्लम्स में रहने को मजबूर थे। इनके पास ना तो एजुकेशन और ना ही हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ उपलब्ध थी। यानी कुल मिलाकर भारत की एक बड़ी आबादी जो है वो पॉवर्टी के चंगुल में थी। एग्रीकल्चर की स्थिति में सुधार लाना था, इंडस्ट्रीज सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी था ताकि मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिल सके। यानी ये भी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सिक्स्थ चैलेंज की बात कर लेते हैं। जो छठी सबसे बड़ी चुनौती थी इंडिया के सामने वो थी यूनिटी और डेवलपमेंट, यानी एकता और विकास को एक साथ जारी रखना। यानी दोनों काम अलग अलग समय पे नहीं हो सकते थे। यूनिटी भी ज़रूरी थी और साथ ही साथ देश का डेवलपमेंट यानी विकास भी ज़रूरी था। उस समय बहुत सारे जगहों पर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, लोग मारकाट मचा हुआ था, आपस में लड़ रहे थे। हाई कास्ट लो कास्ट के रिलेशन भी अच्छे नहीं थे, ये लोग भी आपस में लड़ रहे थे। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स को हर एक सेक्शन तक पहुंचाना भी ज़रूरी था। यदि ये विकास यानी बेनिफिट्स जो हैं हर एक सेक्शन तक नहीं पहुंच पाता तो इससे भी डिफरेंट सेक्शंस के बीच डिफरेंट क्रिएट हो सकता था। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। बाकी हम लोग पार्ट सेकंड में देखेंगे। ये पार्ट 1 था। थैंक्स।